मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं और उसमें जैसे इज़राइल का गाज़ा पर हमला और गाज़ा से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन करना, भारत और श्रीलंका के बीच जो हजारों साल पहले रामायण काल में भी हमने देखा था कि राम सेतु बना था और श्रीलंका आना जाना हुआ था, आज फिर दोबारा से एक नौका सेवा शुरू हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। आज भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप क्रिकेट में 7 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही भारत ने अपनी बादशाहत जारी रखी है। यानी विश्व कप में जितने वनडे हुए हैं, 7 वनडे हुए हैं, 7 में से 7 भारत ने जीते थे और आज 8वां भी जीत लिया, तो 8-0 से भारत की बढ़त बनी हुई है। ये संयोगी है, हालांकि अगर हम वनडे की पूरी हिसाब देखें तो जितने वनडे हमारे देश और बांग्लादेश ये पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, उनमें 73 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और 55 मैच भारत ने जीते। यानी जो जीतने का एवरेज है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, लेकिन वनडे में पाकिस्तान जीत जाता है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान में रिएक्शन हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के आम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और बाबर को गाली दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि खेल भावना के खिलाफ है। खेल में हार जीत लगा रहता है और ये तो खेल है, इस खेल से तो संबंध बनेंगे। खेल लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आज हार जीत तो क्रिकेट का एक हिस्सा है और उसको एंजॉय करना चाहिए कि हमने साथ खेला। जो एक संवादहीनता है, आतंकवाद के कारण हम भारत से पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं और आवाजाही बंद है, डिप्लोमेटिक बातचीत बंद है, हवाई मार्ग बंद है। तो इसलिए इन खेलों के माध्यम से जो बर्फ जमी हुई वो पिघलेगी। तो आज की मैच की जो हीरो रहे हैं वो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा है, जिन्होंने 86 रन मारे और शुरुआत में ही उन्होंने पाकिस्तान की वो लेंथ तोड़ दी, तो इसलिए खेलना आसान हो गया। हालांकि आज विराट कोहली और शुभम गिल नहीं खेल पाए। शुभम गिल डेंगू के बाद लौटे थे, लेकिन उन्होंने 16 रन मारे और आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली भी आज नहीं जम पाए, उन्होंने भी 16 रन मार के और वो भी चले गए। तो आज श्रेयस ने 53 रन नॉट आउट बनाए और उनके साथ पहले तो शुभम गिल के साथ और फिर श्रेयस के साथ रोहित शर्मा ने पारियां खेली और उसके बाद फिर के आए। के राहुल भी करीबन 17 रनों पर नॉट आउट रहे। तो ये अच्छी जीत रही और भारत इस जीत से नंबर 1 पर आ गया, यानी शीर्ष पर आ गया है और पाकिस्तान अभी तीसरे नंबर पर है। तो अब जो अगला मैच होगा, अगला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में होना है, तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की अच्छी खबर ये थी कि हमारी जो बादशाहत थी पाकिस्तान पर वो बरकरार रही और शुरुआत में लग रहा था, जो उन्होंने शुरुआत 2 विकेट पर 155 रन बना दिए थे, बाबर आजम ने 50 रन मारे थे। तो इन दोनों 2 प्लेयरों ने उनके अच्छे खेले, बाकी प्लेयर सब खेल नहीं पाए। तो बाकी हम इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ से बुमराह और सिराज और हार्दिक पांड्या, इन तीनों ने 2-2 विकेट लिए और बहुत अच्छी इन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। मित्रों, आज जो दूसरी खबर है, बड़ी खबर है, वो है इसराइल को लेकर। और इसराइल ने जो गाज़ा में उनका जो हमला करने का, आतंकवादियों को पकड़ने का, उनको मार गिराने का अभियान है वो जारी रहा और उन्होंने फिलिस्तीनियों का प्लान वहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ से बमबार्ड हो रही है। इसराइल बम फेंक रहा है और बम भी बहुत खतरनाक है, वो लेज़र से संचालित है। वो जहाँ टारगेट कर रहे हैं वहीं बम गिर रहा है, जहाँ गिर रहा है वहाँ वो ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो गाज़ा में करीबन आज ऐसा एक अनुमान आया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि 724 बच्चों समेत 2200 लोग मारे गए हैं। ये गाज़ा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, यानी फिलिस्तीन के। तो अब सोचिए कि इसराइल ने किस तरह से हमला वहाँ किया है कि 2200 लोग मारे जा चुके, जिसमें 724 बच्चे। कितना क्रूर है। लेकिन इसके लिए हमास जिम्मेदार है। अगर हमास इसराइल पर हमला नहीं करता और वहाँ के करीबन 1500-1600 लोगों को नहीं मारता तो ये स्थिति नहीं होती। तो आज वहाँ से बड़ी संख्या में
ऐसा एक माना जाता है कि 1300 इजरायली मारे गए हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों ने 10 लाख फिलिस्तीनी उत्तर गाजा को खाली करके सुदूर दक्षिण की ओर चल पड़े हैं, क्योंकि इसराइल ने उनसे खाली करने को कहा था। इसराइल ने कहा था कि हम वहाँ बम फेंकेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग उसमें पलायन कर रहे हैं। और देखिए कि एक ज़माने में कभी रहा होगा, ईसा से 4000 5000 साल पहले ये सारा इलाका यहूदियों का था। और उसके बाद जब यहूदी वहाँ से खदेड़ दिए गए, तो ये सारा जो अरब देशों के हिस्सा था, जो ओटोमन एम्पायर था, उनका सारा हिस्सा था। और कैसे फिर इजराइल खड़ा हुआ जात अपने धर्म और भाषा के आधार पर, और कैसे उसने वापस अपनी ज़मीन ही ली और फिलिस्तीन से एक छोटा सा हिस्सा लिया था, और धीरे धीरे किस तरह से बढ़ता चला गया। और जो वेस्ट बैंक है उसको भी ले लिया, यरूशलेम को ले लिया, और अब गाज़ा की बारी है। तो गाज़ा भी मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में उसको भी ले लेगा। और नेतन्याहू ने, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने साफ कर दिया कि हम तबाह कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये बात तो पाकिस्तान को भी पता थी, ये बात फिलिस्तीन को भी पता थी कि आप बर्रे के छत्ते पर हाथ डाल रहे हैं, आप बम विस्फोट कर रहे हैं, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, तो इजराइल छोड़ेगा नहीं। और मित्रों, इस पर मैं आपसे डिटेल में फिर एक चर्चा करूंगा कि जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी स्टार्टअप हैं, वो सब यहूदियों के हैं। गूगल, व्हाट्सअप आपके, और न जाने कितने जितने स्टार्टअप हैं जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, वो सारे यहूदियों के हैं। तो इस पर मैं एक अलग से आपसे चर्चा करूंगा। तो जो जो ये इस्लामिक देश के लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका जो आतंकवाद से जुड़े हुए, उनकी बात कर रहा हूँ, जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, वो आतंकवाद वो लोगों को मार रहे हैं और अपने लोगों को मार रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अलकायदा अपने ही लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनको पढ़ने लिखने नहीं दे रहे, उनको कपड़े ढंग से नहीं पहनने दे रहे, तो उनको वो गर्त में डाल रहे हैं। और एक इजराइल है, यहूदी हैं, कि जो पढ़ लिख रहे हैं, और इतने बड़े साइंटिस्ट, जो आइंस्टीन, वो भी यहूदी थे। तो इतने बड़े लोग साइंटिस्ट बन रहे, इतने बड़े वहाँ इंजीनियर बन रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर, नोबेल अवार्ड, मैक्सिमम नोबेल अवार्ड यहूदियों को मिला है। तो वो पढ़ लिख के अपना दिमाग खोल रहे हैं, तो उनसे कहाँ आप लड़ पाओगे? आप छर्रों से नहीं लड़ोगे, वो बम बना रहे हैं। तो पढ़ने लिखने से आप भी अपने लोगों को पढ़ाइए लिखाइए, और इस चक्कर में मत पड़िए कि क्या पहना, बुर्का पहनना है नहीं पहनना है, ये उसके चक्कर में मत रहिए। बच्चों को, नई पीढ़ी को पढ़ाइए लिखाइए, और ये जो नफरत की राजनीति, इसको भी खत्म होना चाहिए। क्यों आतंकवादी घटना की जाए, क्यों आतंकवाद फैलाया जाए? बल्कि जितना अच्छा होगा, पढ़ के लिख के अगर पूरा विश्व एक हो तो सबका भला होगा। इसके अलावा मित्रों, आज भारत और श्रीलंका के बीच में 40 साल बाद रिश्तों की नाव चली है। आपको याद होगी जब जाफना में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की हत्या कर दी गई थी, और उनके बेटे की, उसके बाद से भारत और श्रीलंका के बीच में आवाजाही जो जलमार्ग से वो बंद है। हवाई मार्ग से तो है, और हमारे राजनयिक रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन जो तमिलियन को लेकर जो भाषा के आधार पर था, कि जो सिंहली लोग हैं श्रीलंका के, सिंहली भाषा और तमिल भाषाई लोगों के बीच में जो झगड़ा था जाफना को लेकर, तो फिर लिट्टे एक संगठन बना जिन्होंने अपनी भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाई, और फिर उनको श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक अभियान चला के और फिर उनको मौत के घाट उतारा, और उसके बाद से वहाँ लगभग शांति, लेकिन वहाँ से तमिलों को भगा दिया गया है, मैक्सिमम लोगों को। तो आज 40 साल बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शनिवार को नौका सेवा बहाल की है। और ये नौका सेवा का जो इसकी स्वागत करते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि इसमें दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क में सुधार मिलेगी। और ये जो इलाका है, ये बेसिकली 110 किलोमीटर लंबा है, जो ये जो नागापत्तिनम और कांकेर-थुरई के बीच में 60 समुद्री मील यानी 110 किलोमीटर दूर है।
और 110 किलोमीटर लोग जो हवाई जहाज़ से जाते थे या बड़े जहाज़ से अब नौका से जा सकते हैं। और ये इससे जो खासकर क्योंकि जाफना से जुड़ा हुआ है, तो जो तमिल लोग हैं जो वहाँ उनके लोग रह रहे हैं, रिश्तेदार रहते हैं तमाम, उनसे मिलना जुलना होगा। और बाकी लोग जैसे मछुआरे, खासकर जो दोनों देशों के मछुआरे, वो आस पास आ सकेंगे। और मित्रों, आज इसराइल से दूसरा जत्था भी भारत पहुंच गया है और कुल 400 भारतीय रवाना हुए हैं, जो रविवार को भी पहुंच जाएंगे स्पाइस जेट से। और एक एयर इंडिया से 400 और लोग आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ लगभग 400 लोग, यानी 235 पहले दिन पहुंचे थे, 235 दूसरे दिन, तो लगभग 470 लोग पहुंच चुके हैं, 400 और आ रहे हैं। तो उनको ऑपरेशन विजय के तहत उनको बुलाया गया है। इसके अलावा मित्रों, जो हमारा जो P20 कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हुई थी, वो भी संपन्न हो गई है। यानी पार्लियामेंट्री G20 कंट्रियों के संसदीय अध्यक्षों की बैठक, और उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ। उसमें कहा गया कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दुनिया भर के देश हैं, लोग हैं, उनके बीच में लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाना और एक दूसरे के संप्रभुता पर हस्तक्षेप न करना, और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को दूर निकालना, ये सब बातें हैं जो जिनको लेकर समझौते हुए हैं। तो उस समझौते के वो मुझे लगता है कि जो इतने हमारे लोकतांत्रिक देश हैं उनके लिए। और अगला जो मीटिंग होगी वो ब्राज़ील में होगी, और आज ब्राज़ील की अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंप दी है। तो G20 भी ब्राज़ील में होगी और P20 भी ब्राज़ील में होगी। और ये P20 एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। और सम्मेलन के अंतिम दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य स्वीकार किया गया है। तो कुल मिलाकर जो ये जो संगठन रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे, फिर और चर्चा और खबरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। चलो।